Hello dear student, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 6 के लिए है, जिसमें चैप्टर 5 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है हम लोगों का अर्ली स्टेट्स, किंगडम एंड रिपब्लिक्स। मतलब अर्ली स्टेट मतलब जो मीडियल पीरियड वगैरह हुआ करते थे, जो मतलब क्या बोलते हैं हम लोगों का वैदिक पीरियड वगैरह हुआ या एंशिएंट पीरियड हम लोगों का जो था, उसमें जो स्टेट्स वगैरह हुआ करते थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो उस समय में हम लोगों के जो वैदिक पीरियड में कौन कौन से स्टेट्स थे, उनका रीजन कहाँ कहाँ पे था, उनका क्या नाम था, उनमें कैसे गवर्नमेंट्स वगैरह हुआ करते थे, तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनपद। जनपद को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन द लेटर वैदिक लिटरेचर लाइक ब्रह्मांस एंड आरण्यका आर फाउंड द नेम ऑफ सेवरल जनपद लाइक गंधारा, मॉडर्न अफगानिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, कुरु, पंचाल एंड वैदेहा लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अब देखिए, ये जो जनपद हुआ करते थे ये एक तरह का राज्य हुआ करते थे। जो वैदिक लिटरेचर है, जो लेटर वैदिक लिटरेचर है, जो अर्ली वैदिक लिटरेचर तो एक तो ऋग्वेद है, और लेटर वैदिक लिटरेचर में मतलब लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे लिटरेचर लिखा गया था, बहुत सारे किताबें वगैरह लिखी गई थी। तो वो जो किताब है वहां पे जो साक्ष्य मिलते हैं, उस किताब में जो देखने को मिलता है हम लोगों को, उसमें बहुत सारे सिटीज वगैरह हैं या बहुत सारे जनपद वगैरह हैं, उनके बारे में हम लोगों को देखने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है। तो वो जो जनपद था उनका कुछ नाम ऐसे दिया गया है। जो गंधारा है, गंधारा एक जनपद हुआ करते थे, जो कि आज के समय का अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो पार्ट है उसको गंधारा बोला गया करते थे। कुरु, पंचाल, वैदेहा, ये 3 जनपद थे या 3 स्टेट थे जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकेटेड थे। दिस लिटरेचर मेंशन द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल सिटीज लाइक हस्तिनापुर, अचिछत्रा, कौसंबी, काशी, चंपारण, राजबिहार। मतलब ये जो लिटरेचर है, ये जो हम लोगों को लिटरेचर है, इस लिटरेचर में ये भी देखा गया, ये भी लिखा हुआ है जो कुछ सिटी को बनाया भी गया था, मतलब कुछ नए नए सिटी बनाए गए थे। उसमें एक हस्तिनापुर है, एक क्या बोलते हैं कौसंबी है, काशी है, चंपा है, राजगृह है, अचिछत्रा है। मतलब ये सब सिटीज वगैरह कुछ नए नए बने थे उस समय लेटर वैदिक पीरियड में। अब महाजनपद के बारे में हम लोग जानते हैं। महाजनपद का मतलब होता है, जैसे जनपद हुआ मतलब स्टेट, महाजनपद का मतलब होता है एक बहुत बड़ा राज्य और बहुत बड़ा रीजन। तो बहुत बड़ा रीजन को महाजनपद बोला जाता है। तो जो भी बुद्धिस्ट है या जैन लिटरेचर है उसमें महाजनपद के बारे में बताया गया है या उनके बारे में व्याख्या की गई है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर अराउंड 600 BC the whole of North India was divided into 16 kingdoms known as महाजनपद। अब देखिए, ये जो जैन और बुद्धिज्म का जो लिटरेचर है जो ये बताता है, जो लगभग 600 BC का जो समय था उसमें जो नॉर्थ इंडिया जो था या नॉर्थ इंडिया जो था वो डिवाइडेड था एक बहुत बड़े रीजन में, जो 16 जनपद में डिवाइडेड था। उसको कलेक्टिवली महाजनपद बोला जाता था। Each of these had its own capital. Some of the prominent महाजनपद ruled by kings were Kuru, Panchal, Sursena, Matsya, Anga, Kashi, कौशला और मगधा। अब देखिए, ये जो भी महाजनपद में जो भी मतलब राज्य हुआ करते थे उनका अलग अपना एक कैपिटल था। जैसे आज बिहार का कैपिटल अलग है, उत्तर प्रदेश का कैपिटल अलग है, उसी तरह नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट में जो महाजनपद का पार्ट हुआ करता था, तो उनमें जो स्टेट्स वगैरह हुआ करते थे उनका अलग अलग कैपिटल्स थे। Each of these had its own capital. Some of the prominent महाजनपद ruled by kings were Kuru। अब देखिए, इनमें से जो मतलब प्रोमिनेंट मतलब जो भी प्रसिद्ध महाजनपद थे उनमें जो थी वो
कुरु था, एक पंचाल था, एक सूरसेन था, मत्स्य था, अंगा था, काशी, कौशल एंड मगध। ये सब जो मतलब साम्राज्य के नाम है, ऐसा नहीं लोगों के नाम, ये सब साम्राज्य के नाम है या डायनेस्टीज के नाम है जिसपे किंग रूल किया करते थे, राजा शासन किया करते थे। राजगृह, कौसंबी, मथुरा एंड काशी वेयर द कैपिटल ऑफ देश महाजनपद। और मतलब राजगृह, कौसंबी, मथुरा, काशी ये जो हुआ करते थे ये कैपिटल हुआ करते थे महाजनपद के, ये कैपिटल हुआ करते थे। अब देखते हैं घना संघा के बारे में हम लोग जानते हैं। अराउंड 600 BC देयर वाज सेवरल किंगडम्स व्हिच डिड नॉट हैव द हेरेडिटरी किंग्स। अब देखिए 600 BC के मतलब यहाँ पे 600 BC वाला जो पार्ट था हम लोगों का, तो 600 BC वाला जो समय था, 600 BC वाला जो समय था, इस समय में ये देखा गया जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे किंगडम्स हैं जिसमें क्या हुआ करते हैं, कुछ ऐसे किंगडम्स हैं जिसमें किंग तो है मगर हेरिडिटरी किंग नहीं है, मतलब अनुवांशिक किंग नहीं है। जैसे हेरिडिटरी मीन्स होता है अनुवांशिक, मतलब एक किंग बना, अब उसका बेटा ही दूसरा किंग बनेगा, नया जो किंग बनेगा, नया जो उत्तराधिकारी बनेगा उसका बेटा ही बनेगा और फिर उसका बेटा ही बनेगा। तो ऐसे जो हेरिडिटरी रूप से चलता रहा था, अनुवांशिक रूप से चलता रहा था, ऐसा नहीं देखा गया यहाँ पे। यहाँ पे कुछ अलग देखा गया। यहाँ पे देखा गया जो यहाँ के जो लोग हैं, ये जो एरिया का जो लोग है वो लोग मतलब किंग को चुना करते हैं। जैसे हम लोग अभी गवर्नमेंट को चुना करते हैं ना, वैसे ही उस समय में गवर्नमेंट को चुना करते थे यहाँ के लोग। तो जो भी मतलब प्रबल दावेदार हुआ करता था वो चुन के जाया करता था, गवर्नमेंट बनाता था या शासन किया करता था। मगर जो राजतंत्र था उसमें ऐसा नहीं होता था। राजतंत्र में क्या हुआ, अगर पिता बहुत ही दक्ष है, निपुण है, क्या बोलते हैं कॉम्पिटेंट किंग है, मगर पुत्र वैसा नहीं हुआ करता था। कोई पुत्र वह बहुत वीक निकल जाता था तो भी उनको सत्ता दे दिया जाता, तो भी वीक अपना उत्तराधिकारी को ही अपना ये नया राजा बना दिया करता था। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं देखा गया। यहाँ पे देखा गया जो भी कॉम्पिटेंट है, जो भी दक्ष है, सक्षम है, निपुण है, उसी को यहाँ का शासन दिया जाता था। Several kingdoms which did not have hereditary kings, there was known as घना संघा, that is republics, मतलब गणतंत्र। ये जो घना संघा का मतलब होता है गणतंत्र। Some of the घना संघा were bridges of Mithila, the Sakya of Kapilavastu and Malad और पावाज। कुछ क्या बोलते हैं घना संघा का नाम दिया गया है जो कि ब्रिजेस ऑफ मिथिला, मिथिला के जो मतलब महासंघाज या गणतंत्र या सरकार हुआ करते थे, कुछ भी बोलिए उसको ब्रिजेस बोला जाता था। और कपिलावस्तु का जो हुआ करता था उनको साक्या बोला जाता था। पावा को जो हुआ करता था उनको मालाज बोला जाया करता था। तो ये जो साक्या कपिलावस्तु का था, बुद्धा वाज बोर्न इन साक्या घना संघा। जो बुद्धा जो थे, जो भगवान बुद्ध थे, उनका जन्म कहाँ, किस मतलब घना संघा में हुआ था? उनका जन्म साक्या घना संघा में हुआ था। Here the ruler were chosen by the people of the kingdom like we choose our government today. इस समय क्या हुआ करता था, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस समय में जो रूलर हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, वो लोगों के द्वारा चुन के जाते थे। जैसे आज हम लोग गवर्नमेंट चुनते हैं ना, जैसे हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं ना, वैसे उस समय भी लोग अपना प्रतिनिधि चुनते थे, रूलर को चुनते थे। There was matrimonial alliances among the kings of various जनपद and घना संघा। मैट्रिमोनियल अलायंसेस मतलब घना संघा और जनपद, ये दोनों जो रीजन था उनमें शादी विवाह हुआ करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शादी हुआ करते थे। However, it did not prevent them from fighting with one another and extending their territory। और जबकि इन लोगों में वैवाहिक संबंध हुआ करते थे, एक दूसरे के रिश्तेदार हुआ करते थे, फिर भी ये रीजन काफी नहीं था ये इन दोनों को रोकने के लिए फाइटिंग से। जैसे ये दोनों में शादी हुआ मतलब जनपद हुआ, घना संघा हुआ, इन दोनों में वैवाहिक संबंध था, मगर ये दोनों चाहते थे जो इनका
साम्राज्य बढ़े, इनका जो मतलब पावर बढ़े, तो ये दोनों में अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लेकर लड़ाइयां हुआ करती थी। इन दोनों में लड़ाइयां हुआ करती थी। एक दूसरे को अपने टेरिटरी को एक्सटेंड करने के लिए इन दोनों में लड़ाइयां हुआ करती थी। राज ऑफ मगध बिंबिसार, मगध का राज कैसे हुआ है, मगध का डेवलपमेंट उत्थान कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ते थे। ऑफ द 16 महाजनपदा मगध, कौशल, वत्सा एंड अवंती वेर वेरी पावरफुल। 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो इस 16 महाजनपद में मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये 4 जो महाजनपद हुआ करते थे, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। मतलब इनका वर्चस्व था। 16 महाजनपदों में ये चारों का वर्चस्व था। बाय डिफीटिंग अदर किंग्स Magad emerged as the most powerful in the area of modern Patna, Gaya and Nalanda district of Bihar। अब देखिए 4 मतलब ये क्या महाजनपद हुआ करते थे जो मोस्ट पावरफुल थे। अब इन चारों में जो सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ, बाकी तीनों को हरा के जो सबसे ज्यादा पावरफुल बना वो मगध बना। मगध बना और मगध जो था वो आज के समय के पटना, हम लोगों का जो क्षेत्र है, पटना हुआ, नालंदा हुआ, गया का जो रीजन है, बिहार वाला जो पार्ट है, वहां का जो रीजन था, उस रीजन में मगध राज किया करते थे। अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग बिंबिसार मगध केम इनटू प्रोमिनेंस। अब ये क्या बोलते हैं, बिंबिसार एक किंग का नाम था। मतलब बिंबिसार की अध्यक्षता में मगध जो आया, मगध अपने आप को मोस्ट पावरफुल बना पाया और बहुत सारी प्रसिद्धि भी इन लोगों को मिली, मतलब मगध को मिली। मतलब मगध को एक बड़े साम्राज्य के रूप में देखा जाने लगा, सबसे पावरफुल साम्राज्य के रूप में मगध को देखा जाने लगा। इट्स कैपिटल वाज एट राजगृह नियर पटना। बिंबिसार मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद अदर किंगडम्स। अब देखिए ये मगध का जो कैपिटल हुआ करता था, मगध की जो राजधानी हुआ करती थी, वो राजगृह हुआ करती थी, जो कि पटना के नजदीक है, अभी के पटना के नजदीक है। ये जो बिंबिसार हुआ करते थे, ये जो किंग थे, वो मतलब फ्रेंडली हुआ करते थे, ये दोस्ताना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया करते थे अपने अगल बगल के रीजन वाले किंग से। मतलब जो भी इनका पड़ोसी किंग हुआ करता था, पड़ोसी राजा हुआ करते थे, उनके साथ ये मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखा करते थे। He sent out ambassador to their kingdom. His capital was at Rajgriha near Patna. The remains of which have been excavated by archaeological। अब देखिए ये अपने एम्बेसडर को इनके पास भेजा किया करते थे। ये जो बिंबिसार था, ये अपने राजदूत, एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, अपने राजदूत को भेजा करते थे। कहाँ पे भेजा करते हैं, ये लोकल रीजन में इन लोगों का जो किंग हुआ करता था उनके पास भेजा करते थे, और मतलब उन लोगों का हालचाल लिया करते थे, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इस तरह से ये अपना राजदूत भेजा किया करते थे। बिंबिसार built many roads and bridges and traveled frequently to see that all was well with his subject। बिंबिसार बहुत सारे रोड को बनाए थे, बहुत सारे ब्रिज मतलब पुल वगैरह को बनाए थे, और अक्सर ये ट्रैवल किया करते थे, मतलब यात्रा किया करते थे अपने, इनका जो क्षेत्र था, इनका जो रीजन था, वो अपने क्षेत्र में अक्सर ये ट्रैवल किया करते थे देखने के लिए जो मेरा क्षेत्र है, जो मेरा सब्जेक्ट है, वो सब सही से रह रहा है, उन लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो इस तरह से ये हमेशा कुछ समय अंतराल पे ट्रैवल किया करते थे, अपने क्षेत्र को देख के घुमा किया करते थे। He was a tolerant ruler। ये मतलब सहनशील रूलर थे, मतलब जिनको जैसे रहना चाहता था उनको वैसे रहने की स्वतंत्रता थी। लोगों को मतलब इनके लिए बाध्य नहीं किया जाता था, किसी चीज के लिए बाध्य नहीं किया जाता था लोगों को करने के लिए, लोगों को अपने मतलब आजादी से रहने के लिए दिया जाता था इनके शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में। He was a tolerant ruler assisted by a council of ministers। He ruled Magad well। अब ये इनका बहुत सारे मिनिस्टर्स हुआ करते थे, मंत्रीगण बहुत सारे हुआ करते थे, जो इनको सहायता प्रदान करते थे, बिंबिसार को सहायता प्रदान करते थे।
बहुत सारे डिस्कस वगैरह क्या करते थे कि अपने मंत्री लोगों से क्या किया जाए, कहाँ पे कैसा चल रहा है, मतलब स्थिति के बारे में डिस्कस किया करते थे, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के बारे में डिस्कस किया करते थे। तो इस सब चीज के बारे में ये डिस्कस किया करते थे। ये बहुत ही मतलब अपने मुगल अंपायर को, अपने जो मगध अंपायर था उसको अच्छे तरीके से ये चलाया। द विलेज एल्डर्स कुड अप्रोच हिम डायरेक्टली, ही पनिश्ड ऑफिसर हु डिड नॉट कैरी आउट देयर ड्यूटी। और जो अब इनके शासन काल में जो किसी गांव के सबसे मतलब वृद्ध व्यक्ति जो हुआ करते थे या सब उस गांव को रिप्रेजेंट करने वाला जो व्यक्ति हुआ करता था वो इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता था, इनसे डायरेक्ट मिल सकता था। उनके लिए मतलब ऐसा नहीं हुआ करता था जो मतलब इनसे परमिशन लेना है फिर उनके पास जाना है फिर उनके पास जाना है। जैसे आज के हम लोगों का चीफ मिनिस्टर भी जो है उनको अगर मिलने के लिए हम लोग जाए एज ए सिटीजन तो हम लोगों को 1 महीना तो वहां पे धरना ही देना पड़ेगा। मगर ऐसा उस टाइम में नहीं था। उस टाइम में लोग मतलब विलेज का जो एल्डर पीपल हुआ करते थे, जो प्रतिनिधित्व करने वाले या बूढ़े लोग जो हुआ करते थे वो डायरेक्ट बिम्बिसार से मिला करते थे या उनसे कांटेक्ट कर पाते थे डायरेक्ट। और ये वैसे ऑफिसर्स को दंड भी किया करते थे जो अपने ड्यूटीज को अच्छी तरह से नहीं निभाते थे, जो अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं निभाते थे। अब अजातशत्रु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बिम्बिसार वाज किल्ड बाय हिज सन। अब बिम्बिसार अपने ही बेटे के द्वारा मार दिया गया। उनका बेटा का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन। अजातशत्रु अब अपना एक नीति अपनाया जो मतलब कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन, मतलब जीतो और अपने क्षेत्र को, अपना साम्राज्य को बढ़ाते चलो। अजातशत्रु परसुड मैट्रिमोनियल अलायंसेस एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन। ये भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस मतलब वैवाहिक जो रिलेशन है ये स्थापित किया करते थे और डिप्लोमेटिक रिलेशन अपनाया करते थे। His conquest of Anga was the first step in consolidation his kingdom. अब देखिए ये अंग एक देश था, वहां उन्होंने जीत प्रदान किया, मतलब जीत प्राप्त किया और इसी के साथ इन्होंने अपना जो शक्ति है उसको संचित करना स्टार्ट कर दिया और उनको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अंगा had a river port called Champa from where ships sailed down to the Ganga Delta east and South India। अब अंगा में एक मतलब शिप पोर्ट हुआ करता था, क्या रिवर पोर्ट हुआ करता था। रिवर पोर्ट का मतलब जो नदी के किनारे जो बंदरगाह हुआ करते हैं उसको रिवर पोर्ट बोला जाता है। तो अंग देश में एक रिवर पोर्ट हुआ करता था चंपा नाम का। वो जो रिवर पोर्ट था और ये जो वाटर वे था, जो जल मार्ग था, ये जल मार्ग इसको कनेक्ट किया करता था और ये किस पे चला करता था, ये गंगा वाला जो मतलब वाटर है उसमें चला करता था और ये साउथ इंडिया वगैरह को ये कनेक्ट किया करता था। मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद द किंगडम्स ऑफ कोसल, वैशाली एंड माद्रा पंजाब strengthened his position and also paved the way for expansion। अब ये भी अपना वैवाहिक स्थिति मतलब वैवाहिक रिलेशन स्थापित किए किसके साथ, कौशल के किंग के साथ, उसके बाद वैशाली, उसके बाद मद्रा जो कि पंजाब के किंग थे उनके साथ मतलब एस्टैब्लिश किए। और ये जो वैवाहिक स्थिति वैवाहिक रिलेशन जब एस्टैब्लिश कर लेते थे तो वो जिनसे ये मतलब इनका जो रिलेशन एस्टैब्लिश होता था वो लोग इनको असिस्ट करते थे, इनको सहायता प्रदान करते थे, जिसके कारण ये अपने टेरिटरी को और बढ़ा पाते थे। He was the first ruler to lay the foundation of power of Magad। ये जो पहले व्यक्ति थे जो मतलब पावरफुल क्या बोलते हैं मगध के फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किए। मतलब पावरफुल मगध को पावरफुल बनाने के लिए ये पहले रूलर थे जिन्होंने अथक प्रयास किया। अब शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो शिशुनाग है, शिशुनाग एक अलग डायनेस्टी के बारे में ये है। द लास्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय शिशुनाग। अब ये जो मगध का जो लास्ट रूलर था उसको शिशुनाग एक नाम का राजा था, उसने मतलब क्या बोलते परास्त किया और अपने वंश का स्थापना की जिसको बोलते हैं शिशुनाग वंश। He in turn was toppled by Nanda। अब उसके बाद शिशुनाग बन गया मतलब किंग। अब उसके बाद एक नंद वंश का स्थापना हुआ जो जिसको नंद नामक किंग ने किया था। उन्होंने
इसको ये परास्त किया, किसको? शिशुनाग को परास्त किया और नंद वंश का स्थापना की। द नंद रूलर वेयर वेरी अनपॉपुलर। ये जो नंद रूलर हुआ करते थे ये वेरी अनपॉपुलर हुआ करते थे, मतलब इनकी लोकप्रियता ज्यादा नहीं थी। Hence it was easy for Chandragupta Maurya to overthrow the Nandas and lay the foundation of Maurya dynasty। अब मौर्य डायनेस्टी का जो स्थापना करने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य, उनके लिए ये इजी हो गया, ये आसान हो गया जो नंद को हरा पाना। अगर देखिए किसी का पॉपुलैरिटी कम है, मान लीजिए आज इलेक्शन हो रहा है, अगर दो क्या बोलते हैं इलेक्शन का कैंडिडेट है, अगर दोनों कैंडिडेट में एक का पॉपुलैरिटी ज्यादा है, एक का पॉपुलैरिटी कम है, तो कम पॉपुलैरिटी वाले को हरा पाना आसान होता है, मगर ज्यादा पॉपुलैरिटी वाले को हरा पाना मुश्किल होता है। इसी ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ। नंद कम पॉपुलर थे, बहुत ही अंडर पॉपुलर थे, उनको हरा पाना चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आसान हो गया और उनको हरा के मौर्य वंश की स्थापना की। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब देखते हैं स्टेटस ऑफ मगध। मगध का क्या स्टेटस था, क्या स्थिति था, उसके बारे में देखते हैं। मगध किंग हैड एब्सोल्यूट पावर। He was like a god. His special power was supposedly endowed upon him on by the effort of Brahmins। अब देखिए मगध के किंग के पास एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी, मतलब इसका ये मतलब होता है जो इनके पास सर्वोच्च पावर हुआ करते थे। मगध किंग के पास सर्वोच्च पावर हुआ करती थी, ये जो चाहते थे वही हो पाता था। मतलब अगर ये इन्होंने बोल दिया जो हाँ इनको मृत्यु दंड का सजा मिल दिया दे दिया जाए, तो उन पे कोई बहस नहीं हो सकता था। अगर इन्होंने बोल दिया तो कल उस साम्राज्य में हम लोगों को चढ़ाई करने हैं, तो उस पर कोई बहस नहीं हुआ करता था, डायरेक्ट हो जाता था। तो इस तरह से इनके पास एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी मगध के पास, मगध किंग के पास। इसके बाद हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के बारे में पढ़ेंगे, मगध में कैसे